आज वाले टॉपिक में बिजनेस स्टडीज में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट माने तो बिजनेस स्टडीज में इकोनॉमिक्स आ गई है। क्यों? क्योंकि बिजनेस स्टडीज में हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 विच इज पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, और पिछली वीडियोस में हमने समझा पब्लिक एंटरप्राइजेस 3 टाइप की कौन कौन सी हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि तुम पब्लिक सेक्टर की बात करो और ये ना समझो कि इंडिपेंडेंस के बाद से आज तक इसमें क्या बदलाव हुए, कैसे कैसा बदलाव हुआ, क्यों चेंज हुआ, तो ये सारी एक्टिविटी फ्यूटाइल है। क्योंकि बात सिर्फ तुम्हारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स होने की नहीं है, बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स होने की नहीं है, बात है नॉलेज गेन करने की। ये 2 साल हमारे आगे आने वाले कई सालों की बेस होती है और हर चीज़, मार्क माई वर्ड्स, हर चीज़ रिपीट होती है इन योर ग्रेजुएशन, इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं 11वीं में क्या पढ़ने की ज़रूरत है, हमें तो सब आता है। प्रॉब्लम ये है कि 11वीं का बेस क्लियर है तो 12वीं में भी कई चीज़ें इजीली समझ में आएंगी और फिर आगे तो वारे न्यारे होंगे ही, राइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक सेक्टर का चेंजिंग रोल राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टू द प्रेजेंट टाइम्स 2020। आज इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज बिजनेस स्टडी सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 11th। लाइक आई सेड, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 3। द टॉपिक इज चेंज ऑफ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ओके, तो शुरुआत करते हैं इंडिपेंडेंस टाइम से। तो चलो, इंडिपेंडेंस हो गई, बहुत बढ़िया, जैसे तैसे हो गई, पार्टीशन हो गया। मैं पॉलिटिक्स हिस्ट्री में नहीं जा रही, बट मैं इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात करूंगी। यानी तो क्या हुआ जब इंडिपेंडेंस हुई, तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि हम थे ठन ठन गोपाल, हमारे पास कुछ नहीं था। तो जब कुछ नहीं था, सरकार के पास भी बहुत कम था, तो प्राइवेट सेक्टर के पास कैसे कुछ होता? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास पैसा कहाँ था? तो अगर देश को बिल्ड करना था, खड़ा करना था, तो नॉर्मली तुम्हें क्या लगता है डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? सड़कों की, इलेक्ट्रिसिटी की, रेलवेज की, ट्रांसपोर्टेशन की, है ना, बेसिक ये तो चाहिए। कम्युनिकेशन की, ये कौन करने वाला था इतना तगड़ा तगड़ा खर्चा? इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस या न्यूक्लियर पावर स्टेशंस या थर्मल पावर स्टेशंस, सस्ती चीज़ें हैं, कौन लगाएगा ये सब चीज़ें? सड़कें, ब्रिज, फ्लाईओवर, एयरपोर्ट, सी पोर्ट कैसे बनते हैं? सीमेंट और स्टील से। अब सीमेंट और स्टील सस्ती चीज़ें हैं? अगेन नॉट। तो कौन लगाएगा पैसा? जब इकोनॉमी इतनी डूबी पड़ी थी और कोई नहीं था वहाँ पे पैसे लगाने को, तो फिर पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकार ने यह बीड़ा उठाया कि देश को खड़ा करने का जिम्मा हमारा, एंड वी विल कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम टू द गवर्नमेंट, सॉरी द इन कंट्रीज डेवलपमेंट। ठीक है, अब डेवलपमेंट कैसे की राइट फ्रॉम 1947 टू 2020, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप था इंफ्रास्ट्रक्चर। तुम्हें पता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? Definition wise, infrastructure is anything which makes your life comfortable, socially and economically चीज़ें आसानी से हों, हम उसे इंफ्रा बोलते हैं। इंफ्रा में आपका इंटरनेट आता है, इंफ्रा में आपकी सड़कें, सी पोर्ट, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, हर वो चीज़ जो ट्रेड, कॉमर्स एंड नॉर्मल लाइफ को आसान बनाए इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज चाहिए थी, वो प्राइवेट सेक्टर वाले नहीं बना सकते थे। क्यों? पैसे नहीं थे। 2, अगर थे भी तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाना चाहते थे जहां जाके पैसा फंस जाएगा, 5-10 साल के लिए पैसे वापस ही नहीं आएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर वाले इन सब चीज़ों में घुसने नहीं वाले थे। लेकिन ये बात सबको समझ में आती थी कि अगर देश को स्ट्रांग बनाना है तो इन जगहों पे तो पैसे लगाने पड़ेंगे। तो वो कौन करेगा? पब्लिक सेक्टर। सो व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट, पब्लिक सेक्टर अज्यूम्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और क्या किया? सारी चीज़ों का बीड़ा अपने सर पे ले लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे, स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज हम डेवलप करेंगे, फर्टिलाइजर्स, टेक्सटाइल्स, होटल्स, उनको डायरेक्शन देना, उनका इनिशियल सेटअप क्रिएट करना कौन करेगा? आइडिया कौन देगा? हम करेंगे। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? हमसे मेरा मतलब पब्लिक सेक्टर। क्यों? लाइक आई सेड, प्राइवेट सेक्टर के इश्यूज थे उस समय पे, और ये अनफेयर था कि आप प्राइवेट सेक्टर पे डाल दो सारी बात। वो तो बेचारे अभी हम जूझ ही रहे थे इंडिपेंडेंस से, माड़ा मोटा पैसा था। हु वुड हैव स्पेंट दैट काइंड ऑफ मनी ऑन सच प्रोजेक्ट्स? ओके। सेकंड, रीजनल बैलेंस। अब रीजनल बैलेंस क्या है? रीजनल बैलेंस तुमने कभी गौर किया है? अब तुमने ज्योग्राफी तो पढ़ी होगी यार 10th तक, कभी ध्यान दिया है कि हमारे स्टील प्लांट, कोल प्लांट्स ये बड़े बड़े शहरों में क्यों नहीं है? लाइक व्हाई इज इट नॉट इन मुंबई? चलो कोल तो समझ में आता है, कोल के तो जहाँ पे रिसोर्सेज माइंस होंगे वहीं, बट स्टील का है कोल के मुंबई में क्यों नहीं है, दिल्ली में क्यों नहीं है? व्हाई इज इट इन जमशेदपुर, इन भिलाई, इन राउरकेला? एक कारण डेफिनेटली ये था कि स्टील का एक कंपोनेंट कोल होता है, रॉ मटेरियल, तो जहां तुम्हारा कंपोनेंट है वहां तुम फैक्ट्री बना लो। लेकिन एक और कारण था, और वो पॉलिसी डिसीजन था
कि देश की सरकार चाहती थी कि देश का हर रीजन डेवलप हो, और देश में कुछ ऑलरेडी ऐसे रीजन थे अंग्रेजों के टाइम में, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, कैलकाटा प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, विच वर ऑलरेडी मशरूमिंग विद अ लॉट ऑफ प्राइवेट यूनिट्स। वहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्रीज थी, प्राइवेट प्लेयर्स थे, खूब डेवलपमेंट थी, बड़ी हाई फाई लाइफस्टाइल थी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अंग्रेजों के टाइम में ये हब्स बन चुके थे। तो बाकी देश कहाँ जाता? तेल लेने। तो उनको भी तो डेवलप करना था। डेवलपमेंट का एक बेस्ट तरीका होता है वहाँ एक इंडस्ट्री खोल दो। एक इंडस्ट्री खुलेगी, उसके साथ साथ छोटे छोटे उसके रिलेटेड यूनिट्स खुल जाएंगे, जिन्हें हम एंसिलरीज बोलते हैं। वो खुल जाएंगी, काम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट होगी और डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी। तो इन ऑर्डर टू क्रिएट रीजनल बैलेंस, सरकार ने 4 स्टील प्लांट्स बनाए इन बैकवर्ड एरियाज। आई एम नेमिंग देम। रौरकेला उड़ीसा में, झारखंड में, भिलाई स्टील प्लांट इन मध्य प्रदेश, एंड देयर इज वन मोर, एक और है जो मैं भूल रही हूँ, बट एनीवेज 4 स्टील प्लांट्स बनाए। और 1951 में हमारे आए 5 ईयर प्लान्स, यानी वो दौर आया जब सरकार ने सोचा भाई प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लान बनाने पड़ेंगे कि अगले 5 साल इस पे फोकस करेंगे, अगले 5 साल इस पे फोकस करेंगे। तो प्लान बनाए और धड़ल्ले से हर एरिया में कुछ कुछ डेवलप करना शुरू किया। मोटिव? ओवरऑल रीजनल बैलेंस, ओवरऑल रीजनल डेवलपमेंट, कोई इम्बैलेंस ना हो। एक तरफ तो बहुत पैसा है डेवलपमेंट और एक तरफ कुछ भी नहीं। इस चक्कर, अब ये कौन करने वाला था? कौन तुम्हारे को लगता है एकदम रिमोट एरिया में जाके इंडस्ट्री लगाएगा? गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, नॉट योर प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर लुक्स फॉर प्रॉफिट्स एंड नॉट फॉर वेलफेयर। सो हु वाज गोइंग टू डू इट? पब्लिक सेक्टर। तो ये रोल, स्ट्रॉन्ग रोल ले रखा था उन्होंने इंडिपेंडेंस के समय पे। थर्ड, इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाहिए थी भाई। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? कभी ध्यान दिया है? हम प्रिंट कराने जाते हैं तो अगर बहुत ज़्यादा प्रिंट करवाएंगे पेजेस तो हमें सस्ता दाम पड़ता है हर चीज़ का, है ना? क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा, देखो लॉजिक बड़ा सिंपल है। प्रिंटर एक ही बार एक पूरा लॉट जाता है उसका। अगर आप उस पूरे लॉट में सारे आप उतना ही प्रोड्यूस करवा लो तो उसको पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ती है, उसको कम पड़ती है, वो तुमको सस्ते में देता है। अब तुम 2 प्रिंट कराओगे और 10 की इंक जाने वाली है तो वो तुमसे 10 का चार्ज करेगा, तो तुम्हें महंगा पड़ेगा। इसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी जब मास में प्रोडक्शन होती है किसी चीज़ की लार्ज स्केल पे तो पर यूनिट कॉस्ट सस्ती पड़ती है। जैसे चाइना का एग्जांपल लो, इतनी मास प्रोडक्शन करते हैं, इतनी मास प्रोडक्शन करते हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि उनकी चीज़ें सस्ती हैं, यही उनका राज है मास प्रोडक्शन का, है ना? तो फंडा क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाहिए थी सरकार को। इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो सरकार ही ला सकती थी, क्योंकि इतने लार्ज स्केल यूनिट्स जिनमें इतनी इन्वेस्टमेंट और इतनी जगह चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे नेचुरल गैस, जैसे ऑयल, तो ये तो सरकार ही कर सकती थी, तो पब्लिक सेक्टर ही कर सकता था। प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट हैव मैनेज दिस काइंड ऑफ फंड्स। ओके, फाइनली they also wanted to ensure, the public sector wanted to ensure check on economic concentration of economic power। मतलब सारी जमीन जायदाद और पैसा कुछ लोगों के हाथ में और बाकी सारे भूखे नंगे। इकोनॉमिक पावर, पैसा कुछ लोगों के हाथ में। किसी भी देश के लिए जब ये हालात हो कि कुछ ही लोग सारी इकोनॉमी, सारा पैसा कंट्रोल कर रहे हैं, तो समझ लेना देश डूब रहा है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जनता तो गरीब है। अब इसे कौन चेक करेगा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा पैसा इनसे भी खींचो और इनका पैसा गरीबों की तरफ लगाओ, देश की ओवरऑल डेवलपमेंट करो। हर किसी को जीने का हक है, कुछ ही लोगों को थोड़ी ना है। ये कौन करने वाला था? गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर। इसीलिए पब्लिक सेक्टर ऐसी ऐसी चीज़ों में घुसी जो अगर प्राइवेट सेक्टर घुसता तो क्या होता? एक्सप्लॉयटेशन। जैसे बिजली, जैसे पानी, तुम खुद सोचो, जैसे रेलवेज, पोस्टल टेलीग्राफ, सोचो। अगर रेलवेज पूरी प्राइवेटाइज हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे भाई? महंगी टिकट बिकेगी, सस्ता कुछ नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी ऐसी हो गई, ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जब इलेक्ट्रिसिटी है आज 2020 में, कुछ स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल हरियाणा में इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, राइट? अगर ये प्राइवेटाइज होने लग गई देन व्हाट विल हैपन टू इलेक्ट्रिसिटी? हाँ, एक चीज़ तो बहुत अच्छी होगी, तुम सारे फैन पंखे बंद करने शुरू कर दोगे, दैट विल डेफिनेटली हैपन। ओके, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सरकार, पब्लिक सेक्टर ने इतना इंपॉर्टेंट रोल इसलिए भी अज्यूम किया बिकॉज दे वांटेड टू इंश्योर कि देश में सारा इकोनॉमिक पावर कुछ ही लोगों के हाथ में ना रहे ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो। नेक्स्ट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी। व्हाट वाज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन? ये सब मैं 1991 से पहले की पॉलिसी बता रही हूँ जो देश ने, पब्लिक सेक्टर ने रोल लिया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या था? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, देश ने देखा कि बाहर से हम बड़ी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, भाई हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इनको घर में क्यों नहीं बनाते? इनको अपने देश में ही बना लेते हैं। तो जो भी चीज़ बाहर से इंपोर्ट हो रही थी
उसको अपने देश में बनाने की कोशिश की गई। इसके चलते जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज थी उनको सब्सिडीज दी गई, उनको सपोर्ट दिया गया, उनके लिए कंपटीशन बाहर का रोक दिया। उन्हें बोला चिंता मत करो, तुम अपनी चीज़ डेवलप करो, बाहर से कोई चीज़ नहीं आएगी तुम्हें कंपटीशन देने के लिए। इसके चलते क्या हुआ, जो हमारी अपनी इंडस्ट्रीज थी दे स्टार्टेड डेवलपिंग। जब डेवलपमेंट हुई उन्होंने अपनी चीज़ें बनानी शुरू की, उनकी ग्रोथ हुई। अगर ये नहीं किया गया होता तो आज तुम हमारे अपने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को तो डेफिनेटली नहीं देख पाते। थैंक्स टू दिस इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड दिस प्रोटेक्शन, जो हमारी इंटरनल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उन्हें प्रोटेक्शन मिली और वो थोड़े मुकाम पे पहुंची इससे पहले कि उन्हें बाहर का कंपटीशन मिलता। एटलीस्ट दे कुड स्टैंड अ लिटिल बिट। देखो, जब बच्चा नर्सरी में जाता है उसको नर्सरी में जाते ही नहीं कह देते तू फर्स्ट नहीं आया, तू सेकंड नहीं आया, तूने 1000 बच्चों से नहीं कम्पीट किया। 12वीं के बाद बोलते हैं यार नीट में बैठ या क्लैट का पेपर दे, हजारों करोड़ों बच्चों से कम्पीट कर। नर्सरी में नहीं बोलते ना। बस सेम लॉजिक हमारी इंडस्ट्री के साथ था। अगेन ये कौन करता? पब्लिक सेक्टर। ठीक है, जो कहानी हमारे देश का रंग रूप बदला। सो 1947 to 1991 public sector, government sector took a major role in developing the economy, in developing businesses of the economy. हम ये बिजनेस में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बिजनेस रिलेटेड है इस बात से। इकोनॉमिक्स और बिजनेस ऐसे होते हैं। और बाय द वे यही टॉपिक रिपीट होगा डिटेल में नेक्स्ट ईयर इन 12th when we do इंडियन इकोनॉमी। बहुत डिटेल में इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। ओके, तो फंडा क्या है? सरकार ने बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल खींचा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, रीजनल इम्बैलेंस को हटाया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाए, इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन को रोका और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करके अपनी लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बनाने की कोशिश की। हाँ, लेकिन 1991 के बाद पॉलिसी बदली और क्या मजे से बदली, पूरा रंग रूप बदल दिया उसका। लेकिन 91 की पॉलिसी अपने आप में एक इकोनॉमिक ग्रंथ है, क्योंकि 91 के बाद इंडिया का बिल्कुल रंग रूप बदल गया। इसीलिए आई एम गोइंग टू डू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक विच इज गवर्नमेंट पॉलिसी आफ्टर 1991 इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये काफ़ी लंबी चीज़ है। आज के लिए इतना बहुत है। हमने किया टॉपिक चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, कैसे पब्लिक सेक्टर पहले हर चीज़ में घुसा हुआ था इन कारणों से, और कैसे 1991 के बाद यही चेंज है, पब्लिक सेक्टर ने अपने आप को हटा लिया बहुत सारी इंडस्ट्री से। पहले 17 इंडस्ट्रीज, एंड माइंड यू इंडस्ट्री का मतलब फैक्ट्री नहीं होता। इंडस्ट्री का मतलब होता है, जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री का मतलब है प्लास्टिक की हर चीज बनाने वाली सारी फैक्ट्रियां आ प्लास्टिक इंडस्ट्री। तो पहले 17 इंडस्ट्रीज में पब्लिक सेक्टर का रोल था, धीरे धीरे 8 किया और आज की डेट में तो सिर्फ 2 में है। यही चेंज धीरे धीरे लाया गया 91 के बाद, विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। राइट, आई होप यू आर क्लियर कि पब्लिक सेक्टर ने क्या क्या किया 1991 से पहले। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।